जय हिंद साथियों। मैं केके सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इस सीरीज की हमने सोशल मीडिया टॉपिक पढ़ा था, जो यूपी के एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। आज हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है और मैंने जी जान लगा दी है इस सीरीज के लिए। तो हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आएगा और मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना भारतीय कृषि के बारे में। तो भारतीय कृषि की जब बात करते हैं, भारतीय कृषि का परिचय और नीतियों के बारे में बात करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड पॉलिसीज। एग्रीकल्चर सब क्या है? एग्रीकल्चर सब लैटिन भाषा के दो शब्द, एगर जिसका अर्थ है खेत या भूमि, और कल्चरा मिस जिसका अर्थ है जुताई या खेती से मिलकर बना है, जिसका कुल मतलब भूमि की जुताई या खेती, खेतों की खेती करना है, जो भूमि और खेती दोनों को दर्शाते हैं। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। भारतीय कृषि को उद्योग का रीढ़ माना जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भारतीय कृषि। अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है भारतीय कृषि का? देश की जीडीपी में कृषि संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 18 से 20% के बीच है, जबकि यह देश की लगभग 54.6% जनसंख्या का रोजगार देती है कृषि। भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मॉनसून पर निर्भर क्षेत्र 55% तथा सिंचाई क्षेत्र लगभग 45% है। हमारे देश में आज भी कृषि मॉनसून पर ज्यादा निर्भर करती है। सिंचाई के साधन आज भी हमारे पास 45% कृषि क्षेत्र सिंचाई से निर्भर है। राष्ट्रीय कृषि नीति नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, यह घोषणा 28 जुलाई सन 2000 को हुई थी। लक्ष्य अगले 2 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। अगले 2 वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक कृषि दर प्राप्त करना। इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन, इसी नीति के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांतियों हरी, पीली, नीली, श्वेत को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा रखी गई। जो इंद्रधनुष क्रांति जो है, रेनबो रिवॉल्यूशन, इस नीति के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांतियों हरित, पीली, नीली, श्वेत का एक साथ लेकर चलने की अवधारणा रखी गई। कृषि निर्यात नीति 2018। कृषि निर्यात नीति 2018 में हमने क्या स्टार्ट किया? कृषि निर्यात नीति 2018 उद्देश्य कृषि निर्यात को $60 अरब से ऊपर ले जाना, चाय, कॉफी और मसालों के नए बाजार खोजना, किसानों की आय दोगुनी करना। कृषि निर्यात को $60 अरब से ऊपर ले जाना, चाय का, कॉफी का और मसालों के नए बाजार खोजना, किसानों की आय दोगुना करना। इसके लिए अशोक दिलवई समिति का गठन किया गया। लक्ष्य वर्ष पहले 2022 था, अब 2047 तक किया गया है। कृषि जनगणना कितने साल में होती है? कृषि जनगणना कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इतिहास भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में हुई थी। अंतराल यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, जबकि पशु जनगणना भी 5 साल में और मानव जनगणना भी 10 साल में होती है। पशु जनगणना 5 साल में होती है, मानव जनगणना 10 साल में होती है। इसकी गणना की मुख्य इकाई परिचालन जोत, ऑपरेशनल होल्डिंग है। ऑपरेशनल होल्डिंग। किसानों का वर्गीकरण जोत के आकार के आधार पर है। भारत में किसानों को उनकी जमीन के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। सीमांत किसान मतलब मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि। भारत में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, लगभग 68 से 70% लोग 1 हेक्टेयर से कम है। लघु किसान स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। अर्ध मध्यम सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर के बीच। फोर्थ है मध्यम किसान मीडियम फार्मर 4 से 10 हेक्टेयर। तो किसानों का जो वर्गीकरण है जोत के आकार के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। एक सीमांत किसान मार्जिनल फार्मर जो 1 हेक्टेयर से कम है। दूसरा लघु किसान जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। अर्ध माध्यम जो है सेमी मीडियम जो है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। और मध्यम किसान
मीडियम फार्मर जो है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में। 4 पढ़ लेते। 5वां है बड़े किसान। बड़े किसान में कौन आता है? बड़े किसान में आता है लार्ज फार्मर में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले, जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। भारत में फसलों का भी वर्गीकरण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में फसलों का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। तो खाद्य फसलें मतलब फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इन फसलों का प्रयोग उत्पादक परिवार द्वारा अथवा उनके पशुओं द्वारा अथवा उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है या छोटे पैमाने पर की जाती है। खाद्य फसलें। नगदी फसल, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। नगदी फसल कौन सी होती है? नगदी फसल होती है कैश क्रॉप। इन फसलों का उत्पादन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि चाय है, कॉफी है, कपास है, जूट है, फल है। कम से कम 10 पेपरों में क्वेश्चन आ चुका कि एक पूछता है कि चाय नगदी फसल है या इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। तो ध्यान रखना, चाय मिनिमम ये तो याद कर लेना, चाय, कॉफी, कपास, जूट और फल ये नगदी फसल हैं, कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप जिन्हें बेचने के बाद तुरंत पैसा आता हो वो कैश क्रॉप होती हैं, जैसे चाय, कॉफी, कपास, जूट, फल इत्यादि। अब हम धान को बेचेंगे तुरंत पैसा नहीं आता उससे। रोपण फसल। रोपण फसल होता है प्लांटेशन क्रॉप। रोपण फसलें बड़े पैमाने पर एक व्यापक क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलों के रूप में उगाई जाती है। जैसे जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो कॉफी इसके अंदर आती है, कॉफी, रबड़, नारियल आदि। इनमें अधिकतर नकदी फसलों की खेती होती है। नकदी फसल रोपण फसल के अंदर ज्यादातर आती है। फसल के मौसम भी पढ़ेंगे। क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन में भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए इन्हें इसे तीन तीन मौसमों में बांटा गया है। इनका टाइम दे दिया इन्होंने, समय और विवरण और प्रमुख फसल डिस्क्रिप्शन एंड मेजर क्रॉप्स। खरीफ की फसल। अब पहली क्रॉप्स आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, खरीफ की फसल बोई जाती है जून और जुलाई में। कब? जून और जुलाई में। जून और जुलाई में। और कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। फसलें धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर। ये जो क्वेश्चन है खरीफ की फसलों, अगर ज्योग्राफी के अंदर से ये सवाल आता है तो ये हमेशा पूछा जाता है। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछता है या फिर नदियों से सवाल पूछता है। तो जब खरीफ की फसलें पूछेगी, खरीफ की फसलें बोई कब जाती है? तो जून और जुलाई में। जून और जुलाई में देख लेना कौन सी फसलें, मतलब गर्म मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती है। गर्म मौसम जून जुलाई में तो गर्म मौसम होता है ना। धान बोया जाता है, मक्का बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, बाजरा बोया जाता है, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में ठंड में काट ली जाती है। जैसे ही ठंड लगती है तब काट लेते हैं। तो फसलों के नाम है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, वो खरीफ की फसल होती है। अब आती है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर में तो बोई जाती है। अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल जून में काटी जाती है। मतलब वो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है। और ये अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है रबी की फसल और अप्रैल जून में काट ली जाती है। यह शीतकालीन ठंड की फसलें, इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, बरसीम। इन्हें इनके जो एग्जाम्पल हैं और मौसम और इनका टाइम आप जहां भी बैठकर पढ़ते हैं उसकी बना के चिट लगा लीजिए आप अपने सामने। जब भी नजर पड़े तो एक बार जहन में आ जाए आपके। तो बुआई होती है अक्टूबर और दिसंबर में और कटाई होती है अप्रैल और जून में। यह शीतकालीन ठंड की फसलें हैं, इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर और बरसीम। जायद की फसलें। जायद की फसलें देख लेते हैं। जायद की फसलें
बुआई मार्च में और कटाई जून में। ये कम, सबसे कम समय में ये फसलें होती हैं, ज़ैद की फसलें, ज़ैद बोलते हैं इन्हें। बुआई मार्च में होती है, अब मतलब 90 दिन के अंदर ये काट लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 90 दिन के। यह रबी और खरीफ के बीच के शुष्क गर्मी ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द, ये पानी वाली फसलें कहते हैं इन्हें, शुष्क गर्मी वाली, बिल्कुल। ठीक है जी। एक बार मैं मौसम फिर बता देता हूं उनका। जो ये है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं, मानसून बारिश पर। जैसे धान है, धान तो बारिश में बोया जाएगा भाई। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है। रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल और जून में काट ली जाती है। यह शीतकालीन ठंड की फसलें हैं, इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए। जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, मसूर है, बरसीम है। और जायद की फसल बुआई मार्च और कटाई जून में। यह रबी और खरीफ के बीच के शुष्क गर्मी ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, भिंडी है, मूंग है, उड़द है, ये सब जायद की फसलें। इन दोनों को याद रखना बस, ये दोनों, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। अगर क्वेश्चन गलत करके आओगे तो इन दोनों में करके आओगे। मैं फिर भी एक बार और फिर रिवाइज करूंगा इसे। खरीफ की जो फसल है जून जुलाई में तो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। यह मानसून वर्षा पर निर्भर फसलें हैं। धान, मक्का, धान और मक्का, चावल और मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, अरहर। और रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल और जून में काट ली जाती है। शीतकालीन ठंड की फसलें, जैसे कम पानी वाली और ठंडी जलवायु, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, बरसीम। और इसमें है खरीफ की फसल में है मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर। उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे खेती करने के तरीकों का विस्तृत वर्गीकरण करते हैं। खेती कितने प्रकार से होती है? खेती कितने प्रकार से होती है? निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि होती है, सब्सिस्टेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। भारत में अधिकांश किसान यही करते हैं, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में, इसमें किसान केवल अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है, बाजार में बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष सरप्लस बचता है उसके पास। गहन कृषि, गहन कृषि होता है इंटेंसिव फार्मिंग। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक और जमीन कम होती है, जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, वहां अधिक श्रम, अधिक मजदूर, रासायनिक खाद और मशीनों का उपयोग करके एक साल में एक ही खेत में से 3 से 4 फसल ली जाती है गहन कृषि में। एक्सटेंसिव फार्मिंग है कम जनसंख्या वाले देशों जैसे अमेरिका और कनाडा में होती है। यहाँ खेत बहुत बड़े होते हैं और सारा काम बड़ी मशीनों से होता है, एक्सटेंसिव कृषि। आपने देखी होगी, वहां पे मशीन बहुत होती है। मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती, जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी भी करता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। हम सब देखो किसान घर से हैं, हम ईख बोते हैं तो ईख में ज्वार गिर देते हैं, तो वो मिश्रित खेती में आ गया भाई। जैसे अलग सरसों में, गेहूं में सरसों गेर देते हैं तो मिश्रित खेती आ गया। ठीक है जी। झूम कृषि, झूम कृषि शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन, इसे काटो और जलाओ, स्लैम्स और बर्न कहते हैं। जंगल को जलाकर कुछ साल खेती की जाती है, फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये जो ना, ये जनजातीय जो है, जनजातीय लोग हैं वो करते हैं इस काम को। क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, जैसे असम और मेघालय। अन्य नाम है पोंडू इसके। झूम कृषि के पोंडू तो बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और पामलू बोलते हैं मणिपुर में, और दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और कुमारी बोलते हैं पश्चिमी घाट पर। पोंडू, झूम कृषि को पोंडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और पामलू बोलते हैं मणिपुर में, और दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और कुमारी बोलते हैं पश्चिमी घाट में। ठीक है जी। अब अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि, इसमें किसान और खरीदार कंपनी के बीच फसल बोने से पहले कीमत और गुणवत्ता का समझौता होता है। ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ था, 2 साल चला, ये इस अनुबंध कृषि पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर ही चला था, ये बात ध्यान रखना। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, दक्कन पठार,
में की जाती है। इसमें नमी संरक्षण तकनीक अपनाई जाती है। फसलों रागी, बाजरा और दालें इसी शुष्क रेती में आती है। रागी, बाजरा और दालें। अब मैं विज्ञान की शाखाएं और खेती के लिए विशिष्ट नाम बता देता हूं आपको। जैसे सेरिकल्चर है, क्या है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंदर रेशम कीट पालन आएगा। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन, शहद। विटिकल्चर अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की व्यापारिक खेती। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की खेती। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। वर्मिकल्चर केंचुआ पालन, जैविक उत्पादन का अध्ययन। जैसे सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और विटिकल्चर अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की व्यापारिक खेती। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती। और पोमोलॉजी को बोलते हैं फलों का अध्ययन खेती। वर्मिकल्चर केचुआ पालन की खेती। और फिर बोलते हैं सेलेरिकल्चर बोलते हैं या सिल्वीकल्चर बोलते हैं वनों और इमारती लकड़ों की खेती। एरोपोनिक्स बोलते हैं पौधों को हवा में उगाना। हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं मृदा रहित खेती। मोरिकल्चर बोलते हैं सहतूत की खेती। क्या बोलते हैं? सहतूत की खेती। ठीक है जी। मोलेरिकल्चर बोलते हैं। अब आता है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई इरिगेशन भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, इसलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचित क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 48 से 50% भाग ही सिंचित होता है, जो होता है। सिंचाई के साथ हम अपने खेतों को किन किन जरिए से पानी देते हैं? नलकूप और कुएं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, बिजली जिसे बोलते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन लगभग 62%, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक है। इस नहरों से दूसरा बड़ा साधन है नहरें, लगभग 24%। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पानी देती है। तालाब, टैंक्स दक्षिण भारत पठारी क्षेत्र में प्रमुख 3%, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। टैंकों से भी खेती होती है भाई। आधुनिक विधियां, अब अलग अलग तरीके हो गए, तो अलग अलग तरीकों में ड्रिप सिंचाई, पानी सीधे जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। इजराइल की तकनीक है, पानी की भारी बचत होती है। स्प्रिंकलर, फुवारे द्वारा सिंचाई असमतल भूमि के लिए अच्छी होती है। बांस ड्रिप सिंचाई, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय की 200 साल पुरानी पारंपरिक विधि है, पर्यावरण अनुकूल तकनीक है बांस ड्रिप सिंचाई। भारत की प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल। इसको वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटियम एस्टियम। क्या है? ट्रिटियम एस्टियम। और अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। प्रमुख किस्म है इसकी सोनालिका ट्रैक्टर का जैसे नाम सुना है, तो सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से हम याद रख सकते हैं ट्रिटियम एस्टियम को, गेहूं के वैज्ञानिक नाम को। सोनालिका, अर्जुन, कल्याण, सीना, पूसा बेकर, सरबती व सोमेरा, ये क्या है? गेहूं के नाम है। संबंधित रोग है पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुलाकंड, सीरियल सिस्ट नेमिटोड, ये सब रोग है। पीला रतुआ, अगर खेती के रोग के बारे में आया कि गेहूं को कौन सा रोग लगता है, तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुलाकंड, सीरियल सिस्ट नेमिटोड। अब ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। ज्वार यह है मोटा अनाज है, वैज्ञानिक नाम है ज्वार का सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर। अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में ज्वार ज्यादा होती है। प्रमुख किस्में है CSV8 और CSV7, CSV1, CHS16 आदि। बाजरा माइलेट, भारत विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन देश है। वैज्ञानिक नाम है बाजरे का पेनिसेटम ग्लोकेम। उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। प्रमुख किस्में साबेरी मोती, HB3, HB4 और बाबापुरी आदि। बाजरे का विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक देश भारत। वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम ग्लोकम। उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। प्रमुख किस्में साबेरी मोती और HB3, HB4, बाबापुरी आदि। जूट या पटसन, जूट या पटसन की खेती रेशेदार खरीफ की फसल, अन्य नाम है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। प्रमुख किस्म मेस्टा। अग्रणी उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा आदि। भारत विश्व भर में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गन्ना, गन्ना तो भारत की जान है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की शान गन्ना है, और हम उत्तर प्रदेश के लिए ही पढ़ रहे हैं। गन्ना
गन्ना को बोलते हैं इंग्लिश में शुगर केन। उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। अग्रणी उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वैज्ञानिक नाम है सैकरम सैकरम ऑफिसरनम ऑफिसरनम सैक्रनम ऑफिसरनम। प्रमुख किस्में C0 410, C0 419, C0 431 आदि। कॉफी, कहवा कॉफी उष्ण उष्ण कटिबंधीय रोपण है। कहवा कॉफी उष्ण कटिबंधीय रोपण है। कहवा कॉफी। कहवा कॉफी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कोफिया अरेबिका है। प्रमुख किस्में है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। अग्रणी उत्पादन राज्य कॉफी के कर्नाटक, केरल, असम और ओडिशा। कर्नाटक, केरल, असम और ओडिशा। मक्का, मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है जिया मेस। अग्रणी उत्पादन राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। प्रमुख किस्में गंगा 5, गंगा 11, विजय, जवाहर व विक्रम, IMH 224 इत्यादि। कृषि क्रांतियां एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन। जनक नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, MS स्वामीनाथन भारत में। समय वर्ष 1966 से 67। योजना अवकाश के दौरान। फसल सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, उसके बाद चावल पर। चरण 1 केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित है। हरित क्रांति। चरण 2 1981 से 1995। इसका विस्तार पूर्वी राज्यों बिहार, बंगाल तक किया गया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्रांतियां जब पढ़ेंगे हरित क्रांति में नॉर्मन लोग विश्व में और भारत में MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें पिछले साल या इसी साल भारत रत्न भी मिला। समय वर्ष 1966 से 67। योजना अवकाश के दौरान। पहला, फसल सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा इसका, हरित क्रांति का। उसके बाद चावल पर। चरण 1 केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक सीमित। चरण 2 में इसका विस्तार पूर्वी राज्य बिहार, बंगाल तक किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था इसका उच्च उपज वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उपयोग और गेहूं तथा चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना। प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन द्वारा दी गई अवधारणा। इसका उद्देश्य रसायनों के बिना उत्पादन बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति। जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी इसकी शुरुआत। उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन, शुरुआती वर्ष 1970। उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। कुछ और क्रांतियां मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। सुनहरा रेशम जूट से संबंधित है। रजत रेशा कपास से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित। बादामी क्रांति मसाले से संबंधित है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किसानों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं चलाई गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान योजना, जो 2019 में 24 फरवरी को गोरखपुर से चली थी, हमारे योगी जी के यहाँ से 2019 में चली थी गोरखपुर से। प्रावधान क्या था इसमें? सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब 4 महीने में 2,000 रुपए, 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट। प्रीमियम खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम किसानों को देना होता है, बाकी सरकार देती है। प्रीमियम देते हैं इसमें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड योजना स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में। टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा होती है धरती, स्वस्थ धरा और खेत हरा। उद्देश्य है मिट्टी की जांच कर उर्वरकों के सही उपयोग की सलाह देना। उद्देश्य किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए सस्ता ऋण देना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सस्ता ऋण देना।
ई नाम योजना स्टार्ट करी थी। ई नाम शुरुआती अप्रैल 2016 में हुई थी। इसकी उद्देश्य है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड टेंडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मंडियों एपीएमसी को एक नेटवर्क में जोड़ता है, एक राष्ट्र एक बाजार में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई 2015, यह नारा हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना थी। स्वैच्छिक और असंधन आधारित पेंशन योजना, योजना की परिपक्वता पर आवेदक द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किसान 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। स्वैच्छिक और असंधन आधारित पेंशन योजना, योजना की परिपक्वता पर आवेदक द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किसान 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए और केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 का वित्तीय साझाकरण है राष्ट्रीय खाद्य में। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 का वित्तीय साझाकरण। 90 तो केंद्र देगा, 10 रेशियो राज्य देगा। और सामान्य श्रेणी के राज्य जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 60 केंद्र देगा, 40 राज्य देगा। अब हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्रॉप फैक्ट, महत्वपूर्ण संस्थान फसल तथा रोग। जैसे इसमें है अनुबंध और संस्थान बोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्टीट्यूट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है मुंबई में नाबार्ड के। ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है नाबार्ड। अनुसंधान केंद्र चावल केंद्र कटक में है अनुसंधान। गन्ना लखनऊ, दलहन कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? यूपी में। फसलों के विशिष्ट तथ्य, मसालों की रानी किसे बोलते हैं? इलायची को मसालों की रानी बोलते हैं। फलों का राजा आम होता है। गरीबों का सेब कौन होता है? अमरूद। प्रोटीन कौन होता है? सोयाबीन में सर्वाधिक लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। केसर, सैफरन जम्मू कश्मीर में होता है, इसका वर्तिकाग्र स्टिग्मा खाया जाता है। लहसुन में गंध एलिसिन के कारण होती है। लहसुन में जो गंध होती है एलिसिन के कारण। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सिन के कारण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। लहसुन में गंध होती है एलिसिन के कारण और मिर्च में तीखापन होता है कैप्साइसिन के कारण। और नैनो यूरिया दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया इफ्को ने बनाया था। दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया इफ्को ने बनाया था। इफ्को एक क्या है? एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स का काम। नैनो यूरिया इफ्को ने बनाया था। अब देखते हैं नाइट्रोजन कमी से पत्तियां पीली पड़ती है। नाइट्रोजन की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल बनने के लिए जरूरी होता है मैग्नीशियम। जिंक, इसी कमी से धान खैरा रोग लगता है, जिंक की कमी से। गेहूं का रोग रस्ट कवक जनित। गन्ने का रोग रेड रोट लाल सड़न जो होती है गन्ने का, रेड रोड हो जाता है इसका, गन्ने के रोग का। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर। भारतीय कृषि के क्षेत्र में जुड़े प्रमुख अनुसंधान और संस्थान। अब कुछ इंस्टीट्यूशन है जो भारतीय कृषि से जुड़े हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में। संस्थान क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग बीएआरई के तहत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान है। आईसीएआर की स्थापना 1929 में नई दिल्ली में हुई थी जी। अन्य कुछ संस्थान के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में पड़ता है। डेयरी करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई में है।
गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। जो अन्य अनुसंधान संस्थान थे जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।